नमस्ते दोस्तों। कक्षा 9वीं विषय हिंदी घटक पद्य और उपघटक है चांदनी रात। चांदनी रात यह कविता जो है इसके कवि जो है मैथिली शरण गुप्त जी, इनके द्वारा लिखित ये कविता जो है आज हम यहाँ सीखने वाले हैं। यह कविता जो है बहुत ही सुंदर है और यह जो प्रकृति का सुंदर ऐसा वर्णन करते हुए हमें ये जो है कविता दी गई है। यहाँ अगर हम देखें तो इनके जन्म के बारे में सबसे पहले हमें बताया गया है कि इनका जन्म जो है 3 अगस्त 1886 चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश, यहाँ जो है इनका जन्म हुआ है। और इनकी मृत्यु के बारे में कहा गया कि 12 दिसंबर 1964, यहाँ जो है यह उनकी मृत्यु की तिथि जो हमें बताई गई। इनके परिचय में हमें कहा गया कि यह जो है यह गुप्त जी जो है खड़ी बोली के एक महत्वपूर्ण ऐसे कवि है। साथ ही साथ इनकी प्रमुख रचनाओं में साकेत महाकाव्य जो है सबसे महत्वपूर्ण ऐसा महाकाव्य हमें यहाँ बताया है। अब इनकी अधिक जानकारी प्राप्त न करते हुए जितनी जानकारी जरूरी मुझे लगी उतनी मैंने आपको बताई है। अब हम सीधा जो है अपनी इस कविता पर आ जाते हैं। इसमें क्या कहा गया है? चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। यानी कि आप समझ सकते हैं यहाँ जो है जो पहला शब्द आया है वह है चारु। चारु यह शब्द जो है दोस्तों यहाँ पहली ही शुरुआत जो है चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। चारु इसका मतलब होता है आकर्षक। आकर्षक जो है चारु चंद्र, चंद्र यानी कि चांद हर किसी को पता है, लेकिन ये चांद कैसा है? आकर्षक है। यह आकर्षक चांद जो है इसकी किरणें जो है चंचल है। चंचल का मतलब दोस्तों आपको पता है, चंचल यानी कि एक जगह कभी भी ठीक तरह से न रुकने वाला, उसे चंचल कहा जाता है। छात्रों में भी कोई ना कोई चंचल होता ही है, जो कभी कक्षा में ठीक तरह से नहीं बैठेगा, अध्यापकों को परेशान करेगा, दोस्तों को कुछ ना कुछ शरारतों से परेशान करता रहेगा, घर वालों को भी कभी चैन से बैठने नहीं देगा। ऐसा जो होता है वो चंचल होता है। वैसे ही यहाँ जो है चंद्र, जो चंद्र की किरणें भी चंचल है, एक जगह पर स्थिर रहने वाली नहीं है। ऐसी यह किरणें जो चंचल किरणें हमें बताई गई। आकर्षक ऐसा चंद्र जो है इसकी किरणें भी चंचल है, ऐसा कहा गया है। और यहाँ हम समझ सकते हैं, इसलिए हमें पहली पंक्ति कही गई है चारु चंद्र की चंचल किरणें। किसकी किरणें चंचल है? आकर्षक ऐसे चंद्र की, यानी कि चंद्र जो है इसकी किरणें चंचल है, यह याद रखिए। आगे फिर हमें कहा गया है इसी के आगे की पंक्ति जो है वह क्या है? खेल रही है जलथल में। अब जल का हर किसी को मतलब पता है, जल यानी कि पानी, लेकिन थल मतलब, थल का अर्थ होता है धरती। यहां देख लीजिए क्या कहा गया है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। यानी कि जो आकर्षक ऐसा चंद्र जो है, आकर्षक ऐसे चंद्र की चंचल ऐसी किरणें क्या कर रही है? खेल रही है। लेकिन कहां पर? यहां याद रखिए, जल में और थल में। यानी कि जल यानी कि पानी और थल यानी कि धरती। चारु चंद्र जो है यानी कि चंद्र जो है, चंद्र की चंचल किरणें खेल रही, कहा? पानी में भी और धरती पर भी, यानी कि दोनों भी जगह जो है ये चंद्र की किरणें खेल रही है, ऐसा कहा गया है। और यही हमें याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है चंद्र की चंचल किरणें कहाँ खेल रही है? जल और थल में। यह अच्छी तरह से याद रखिए। बहुत ही सुंदर ऐसी कविता है और आसान भी बहुत है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। किरणें किसकी है? चंद्र की है। कैसी है? चंचल है। कहाँ खेल रही है? जल और थल में। क्या कर रही है? खेल रही है। कहां पर? जल और थल में। इतना आसान है। यानी कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। जल और थल, पानी और जमीन पर यह चंचल किरणें जो है खेल रही है, ऐसा हमें यहाँ बताया गया है। लेकिन कौन है यह? चंद्र की चंचल किरणें। चंद्र की किरणें कैसी है? सुंदर ऐसी है। चंद्र कैसा है? तो वह सुंदर है। चारु ऐसा कहा गया, ये सुंदर ऐसा हमें कहा गया। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। आगे कहा गया स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। स्वच्छ ऐसी चांदनी जो है बिछी हुई है, स्वच्छ ऐसा प्रकाश जो है बिछा हुआ है, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई कहां पर? अवनी और अंबर तल में। अवनी, अवनी का मतलब होता है धरती और अंबर का मतलब है आकाश। अब यहां देख लीजिए, यहां में क्या कहा गया है? यहां बताया गया है कि स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। स्वच्छ ऐसी चांदनी कहां पर बिछी हुई है? अवनी और अंबर तल में। अवनी यानी कि धरती पर और अंबर तल में भी यह जो है ये बिछी हुई हमें नजर आती है। यानी कि पृथ्वी पर भी और आकाश में भी यह चांदनी जो है, चांदनी बिछी हुई हमें नजर आती है।
अब यहाँ दोस्तों यह अच्छी तरह से याद रखिए, इस पर सवाल क्या क्या पूछे जा सकते हैं ये मैं आपको बता दूं। पहले आकलन है तो आपको जो है कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। किरणें किसकी है, तो किरणें जो है ये चंद्र की है। चंचल कौन है, तो चंद्र की किरणें है। चंद्र की किरणें क्या कर रही है, खेल रही है। चंद्र की किरणें कहाँ खेल रही है, जल में और थल में। चांदनी कहाँ बिछी हुई है, यह आप याद रखिए अवनी और अंबर में। यह हो गया आकलन। शब्द संपदा पर आपसे सवाल क्या किए जा सकते हैं, समानार्थ वाले शब्द बताइए। चांद, इसके लिए समानार्थ वाला शब्द है चंद्र। उसके बाद जो है पानी के लिए समानार्थ वाला शब्द जल, जमीन के लिए समानार्थ वाला शब्द थल, उसके बाद धरती के लिए समानार्थ वाला शब्द अवनी, और आकाश के लिए समानार्थ वाला शब्द अंबर। यह जो है इतना याद रखिए। अब इसका सरल अर्थ क्या होगा, इसका सरल अर्थ होगा आकर्षक ऐसे चंद्र की चंचल किरणें जो है ये खेल रही है, वह जल और थल में खेल रही है। और रात के वक्त का बहुत ही सुनहरा वर्णन इसमें किया गया है, बहुत ही आकर्षक वर्णन किया है। यह हमें बताया कि स्वच्छ ऐसी चांदनी जो है बिछी हुई है, यह जो है अवनी यानी कि धरती पर भी और अंबर पर भी यह छाई हुई है। यह उसका सरलार्थ, यानी कि जो आप पद्य पर प्रश्न जानते हैं उसमें आकलन, शब्द संपदा और सरलार्थ ये इस तरह का इसका अर्थ है। यह हो गया पहला परिचित। दूसरा परिचित क्या है, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। देखिए कितना अच्छा कहा गया है, पुलक प्रकट करती है धरती। पुलक इसका मतलब जो है दोस्तों खुशी है, यानी कि आप समझ लीजिए पुलक यह शब्द जो है, पुलक इस शब्द का अर्थ ही है खुशी। खुशी प्रकट कर रही है कौन, धरती, यानी कि पुलक प्रकट करती है धरती, अपनी खुशियां जो प्रकट कर रही है, जाहिर कर रही है। कौन, धरती कर रही है, धरती अपनी खुशियां जो प्रकट कर रही है, ऐसा कहा गया है। हरित तृणों की नोकों से, हरित यह भी आप समझ लीजिए, हरित इस शब्द का मतलब होता है हरी भरी। अब यह तृण जो है, तृण यह आप समझ लीजिए, तृण यानी कि घास। हरी भरी घास जो है, हरी भरी घास की नोके जो है ऊपर का हिस्सा, ये ऊपर का हिस्सा जो है यानी कि हरित तृणों के नोकों से। आपसे यहाँ एक सवाल किया जा सकता है, पूछा जा सकता है, धरती अपनी खुशियां किससे जाहिर करती है, तो वह क्या है, धरती जो अपनी खुशियां हरित तृणों की नोकों से जाहिर करती है, ये याद रखिए। यह आप अच्छी तरह से समझ लीजिए क्या कहा गया है, पुलक प्रकट करती है धरती, अपनी खुशियां धरती जाहिर करती है, लेकिन किससे, हरित तृणों की नोकों से। हरित यानी कि हरे भरी घास की नोके जो ऊपर का हिस्सा जो, इससे अपनी खुशियां जो ये जाहिर करती है, ऐसा कहा गया है। हरे भरे पेड़ों में से जो छोटे छोटे कोमल ऐसे पत्ते निकलते हैं, उसके ऊपरी हिस्सा जो होता है, इससे जो है ये खुशियां प्रकट करती है। कौन, धरती करती है, ये अच्छी तरह से याद रखिए। आगे क्या कहा गया है, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। मान लीजिए कि झूम रहे हैं तरु, तरु इसका मतलब क्या ये समझ लीजिए, तरु इसका अर्थ होता है पेड़। मान लीजिए कि ऐसा लगता है कि यह पेड़ पौधे जो है, वृक्ष जो है, यह वृक्ष भी झूम रहे हैं, यह सभी झूम रहे हैं, लेकिन किससे झूम रहे हैं, मंद पवन की झोंकों से। मंद पवन, पवन याद रखिए, पवन का अर्थ होता है हवा, और मंद इसका मतलब होता है बहुत ही हल्के से, बहुत ही हल्की हवा जो है, इससे यहां कहा गया है यह तरु जो है, वृक्ष जो है, यह वृक्ष जो है यह झूम रहे हैं, लेकिन किससे, मंद पवन के झोंकों से। झोंका यानी कि लहर, हवा की लहर जो आती है यह बहुत ही हल्की सी हो तो भी पेड़ पौधे जो झूमना शुरू कर देते हैं, जैसे कि आप कोई आपका पसंदीदा गाना सुनकर झूमना शुरू कर देते, बिल्कुल उसी समान ये वृक्ष जो है यह भी झूमते, लेकिन किससे, मंद पवन के झोंकों से। हवा की हल्की सी चलने वाली लहरें जो है, इससे भी यह जो है झूलना शुरू कर देते हैं। तो अब बारी है, इस पर सवाल क्या क्या पूछे जा सकते हैं, आकलन के लिए क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। इसमें पूछा जा सकता है, धरती क्या प्रकट करती है, पुलक प्रकट करती है, खुशियां प्रकट करती है। धरती जो है अपनी खुशियां या पुलक कैसे, किससे प्रकट करती है, तो हरित तृणों की नोकों से वो प्रकट करती है। यह आकलन पर सवाल पूछे जा सकते हैं। और क्या पूछे जा सकते हैं, कौन झूम रहा है, तरु यानी कि वृक्ष, तरु भी झूम रहे। यह जो है, यह तरु जो है, वृक्ष जो है, किससे झूम रहे, मंद पवन के झोंकों से।
यह जो ये आकलन के लिए प्रश्न है। उसके बाद आगे जो है, आगे आपसे और क्या क्या पूछा जा सकता है। शब्द संपदा, समानार्थ वाले शब्द, विरुद्धार्थ वाले शब्द। यह जो है, मान लीजिए कि आपको समानार्थ वाला शब्द लिखिए खुशी, इसके लिए समानार्थ वाला शब्द आया है पुलक। लेकिन अगर विरुद्धार्थ वाला शब्द आपसे दिया जाए तो दुख, इसका विरुद्धार्थ वाला शब्द लिखिए, विलोम शब्द लिखिए, तो वह होगा पुलक। दुख सुख जिसे हम कह सकते हैं, दुख पुलक यानी कि खुशी। आगे जो है, आगे आपसे पूछा जा सकता है कि जो हवा जो है, समानार्थ वाला शब्द, हवा के लिए समानार्थ वाला शब्द वह है पवन। उसके बाद वृक्ष के लिए समानार्थ वाला शब्द है वृक्ष। अब अंत में आपसे पूछा जा सकता है कविता का सरल अर्थ लिखिए, या इस परिच्छेद का सरल अर्थ लिखिए, तो वह अर्थ क्या होगा। धरती अपनी खुशियां जो है जाहिर करती है, प्रकट करती है, वह हरित तृणों की नोकें जो है इससे अपनी खुशियां जाहिर करती है। आगे हमें कहा गया है, यह ऐसा हमें लगता है कि मान लो कि यह पेड़ पौधे जो यह भी झूम रहे हैं, किसके साथ मंद, या किससे, जो कुछ हवा जो है मंद पवन के, जो हल्की सी बहने वाली हवा की लहर जो है, इससे जो है यह इधर उधर झूमते हैं, ऐसा कहा गया है। तो दोस्तों आज के लिए मुझे लगता है कि इतना काफी है। चलो आज के लिए हम यहाँ रुक जाते हैं। सबके लिए चलिए गुड डे।